होमवर्क अटेम्प्ट किए थे सब लोग? ऐसे नहीं है कि इन्होंने कुछ लोग जो कि होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किए किए हो? हाँ, चेक करेंगे जिस दिन लगेगा ना कि आज पढ़ाने का मन नहीं होगी, आज नहीं, डबल फायदा होगा ना। एक तो ये कि आप लोगों का डिसिप्लिन पता चल जाएगा कि होमवर्क बना रहे हो कि नहीं, और दूसरा ये है कि वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा जो हम नहीं यूज करना चाह रहे। ठीक है, बनाया सब लोगों ने ना? देखो बनाओगे ना तो तुम्हारा ही प्रैक्टिस होगा, आपका ही परफॉर्मेंस बेटर होना है। रिसीट और पेमेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था, तो सबसे आसान स्टेटमेंट यही है, इस टॉपिक में सबसे आसान स्टेटमेंट यही है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कैश का पोजीशन देखना होता है, कैश आया या कैश गया हो उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन का हम बना रहे हैं। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, डेट इसमें डिफरेंट है, 31 मार्च 2010 इस क्वेश्चन में जो भेजा गया है, राइट। रिसीट्स रुपीज, पेमेंट्स रुपीज, रूल्स तो याद हो गया होगा सबको कि जब हम रिसीट पेमेंट बनाएंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या किस साइड रिकॉर्ड करेंगे और एंड कैसे होगा, किस बेसिस पे प्रिपेयर होता है, कैश बेसिस। तो जब रिसीट पेमेंट बनाओगे तो कैश बेसिस को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग बैलेंस लिख लें। बोलो क्या लिखा है स्टार्टिंग बैलेंस में? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश देकर, कैश इन हैंड, कितना अमाउंट? 7,000। उसके बाद ना सब्सक्रिप्शन का 3 इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर। तीनों जाएगा? कौन जाएगा? फर्स्ट, और सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का मिला है वो जाएगा, और सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का मिला है वो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। और अगर हम यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2010, तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल ईयर 2009 एंड, यही है ना फाइनेंशियल ईयर। तो इसका लास्ट ईयर कौन सा, इससे पहले वाला साल कौन सा होगा? 8-9, 2008 2009 ना। इसका मतलब लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन 3,000 मिला है वो किस ईयर का है? 2008 और 2009 का है। और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2009 2010 का कितना मिला है? 27,000। तो 27,000 और 3,000 दोनों अमाउंट कितना हो गया मिलकर? ठीक सर, कोई दिक्कत? कम इन लेट हो लेकिन 2 मिनट पनिशमेंट तो मिलेगा, 2 मिनट खड़े रहोगे उसके बाद बैठ, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, और अब से कोई लेट हो रहा तो हम बताएंगे नहीं, क्लास स्टार्ट है, लेट आए हैं 2 मिनट खड़े रहिए उसके बाद अपने आप बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बोलेंगे पीछे अटेंशन देगा सब लोग, मुफ्त में घूमेगा, देखेगा कौन आया नहीं आया, इसलिए अब से जो भी आएंगे वो पीछे 2 मिनट खड़े हो जाएंगे उसके बाद बैठेंगे। सब्सक्रिप्शन तक हो गया ना। अगला टर्म क्या है? रिसीट रेंट ऑफ हॉल, रिसीट फ्रॉम स्पोर्ट रूम, रिसीट फ्रॉम कैंटीन, ये सब जाएगा किस साइड? पेमेंट साइड, रिसीट साइड जाएगा। लिख लो, टू रेंट ऑफ हॉल कितना अमाउंट है? 5,000। फिर है टू रिसीट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स रूम, टू रिसीट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स रूम कितना अमाउंट? 20,000। उसके बाद क्या है? टू रिसीट्स फ्रॉम कैंटीन कितना अमाउंट? 29,000। सारे रिसीट्स का एंट्री हो गया। इसके नीचे पेमेंट्स आ गया है, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सप्लाईज फॉर कैंटीन, फ्यूल, गैस, रिपेयर्स, रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस। लिख लेंगे, क्रेडिट साइड में लिखो, पेमेंट साइड में बाई सैलरीज एंड वेजेस, बाई सैलरीज एंड वेजेस अमाउंट 40,500। उसके बाद है बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट?
3300। उसके बाद क्या है, बाई सप्लाईज ऑफ कैंटीन, कितना अमाउंट है, 19,000। सप्लाईज ऑफ कैंटीन के बाद क्या है, फ्यूल एंड गैस, बाई फ्यूल एंड गैस कितना अमाउंट है, 15,600। उसके बाद क्या है, बाई रिपेयर्स 4,600। फिर बाई रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना अमाउंट, 4,000। और अदर एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ ये, तो ये जाएगा यहाँ, नहीं जाएगा, बैलेंस कर लीजिए। $91,000 टोटल आ रहा, 91,000। और माइनस करेंगे कितना बच रहा है, 4,000। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितने लोगों का सही हुआ। अब ये सब क्वेश्चन सही ना बनाओगे तो फिर क्या बना, इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा। अब आते हैं हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ। पॉइंट्स डिस्कस हुआ था कल, वो सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्वेश्चन बनाने के लिए तो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। और अब तक जितना क्वेश्चन आप लोगों ने रिसीट पेमेंट का बनाया उन सब क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से जाके किसमें बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके रूल्स अच्छे से समझना। प्रैक्टिस रूल्स का होता है, लिमिटेशन किस चीज का है, रूल्स का। ये बात याद रखिएगा। अगर रूल समझ गए तो क्वेश्चन नया नया बना पाओगे। अगर क्वेश्चन का सिर्फ प्रैक्टिस करते रह गए बिना रूल समझे तो फिर हर नया क्वेश्चन आपको टेंशन नहीं। इसलिए लिमिटेशन जिस चीज का है उसको अच्छा करिए, अनलिमिटेड चीज के चक्कर में पड़िएगा, दिक्कत होगी। आगे चलें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा की स्टेटमेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किसका, नॉन प्रॉफिट। एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाता है, ये जानने के लिए कि उसका मुनाफा कितना हुआ है। लेकिन अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मकसद ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों करेगा कि उसने प्रॉफिट कमाया। लेकिन फिर भी उसको ये जानना होगा ना कि जिस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन घाटे में तो नहीं है, नुकसान में तो नहीं जा रहा है, ये तो जानना जरूरी होगा तब भी। तो फिर उसके लिए क्या करना है, उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट है इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3। मॉडर्न में कितना हिस्सों में बांटा गया, 5 या 6, है ना। ट्रेडिशनल में 3 कैटेगरी है मेनली, कौन कौन, पर्सनल, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट जिसका रूल है, रियल अकाउंट किसको कहेंगे, एसेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट है, जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन, इससे रिलेटेड अकाउंट है नॉमिनल, जिसका रूल है एक्सपेंस लॉस डेबिट इनकम गेन। इनकम एक्सपेंडिचर कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसको रेवेन्यू अकाउंट भी कोई बोल सकता है। अगर मान लो नॉमिनल का ऑप्शन नहीं है, रेवेन्यू का ऑप्शन है, अब परेशान हो रहे ढूंढ रहे कौन सा अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट भी बोला ना, वही बात। लेकिन नॉमिनल अकाउंट में चूंकि चारों चीज आता है और रेवेन्यू 2 सेंस में यूज होता है, एक सेंस में यहाँ पर इसके लिए भी यूज होता है और एक रेवेन्यू यूज होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, इनकम की जगह वर्ड होता है यूज रेवेन्यू। तो चूंकि उसका डुअल मीनिंग है इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन शायद दे, चांसेस कम है। लेकिन अगर दे देगा क्वेश्चन की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है और उसमें ऑप्शन ना हो तब दूसरा ऑप्शन चूज, और अगर ऑप्शन है तो फिर कौन सा अकाउंट होगा, तो नॉमिनल अकाउंट है, कौन प्रिपेयर करेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए, सरप्लस डेफिसिट जानने के। प्रॉफिट की जगह यहाँ वर्ड यूज करेंगे सरप्लस, और सरप्लस कब होगा, जब इनकम ज्यादा है खर्च कम। डेफिसिट कब होगा, जब खर्च ज्यादा है इनकम कम है। तो सरप्लस जानना हो या डेफिसिट जानना हो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है।
इस स्टेटमेंट में किस नेचर के आइटम्स को लिखा जाएगा? रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को लिखा जाएगा। कैसा नेचर का आइटम? और रेवेन्यू नेचर का आइटम किसको बोलते हैं? जो बार बार हो, वैसा खर्च या वैसा इनकम जो रेगुलर हो रहा है, इसको हम कैसा नेचर बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर। जैसे सब्सक्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन को बार बार मिलेगा ना, लेकिन वही लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन तभी तक मिलेगा जब तक बिल्डिंग बन रहा है, क्या हमेशा मिलेगा? तो ये कैसा हो गया? कैपिटल। जो बार बार नहीं मिलेगा वो कैपिटल नेचर का। जो नॉन रिकरिंग हो, वर्ड यूज होता है नॉन रिकरिंग। रेकर का मतलब होता है री अकर से बना है, यानी बार बार होना। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होना। नॉन रिकरिंग कैपिटल नेचर, रिकरिंग रेवेन्यू। क्लियर है? तो इनकम एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस ड्यूरेशन का बनाएंगे वो खर्च, वो इनकम उसी ड्यूरेशन का होना चाहिए। अगर कोई खर्च या कोई इनकम दूसरे साल का है, अगले साल का हो या पिछले साल का हो, इस स्टेटमेंट से उसको कोई मतलब। आपने रेंट पिछले साल का पे कर दिया 6 महीने का, तो रिसीट पेमेंट में तो होगा ना वो, बाई रेंट में पिछले साल का भी रेंट पेड किया हुआ। लेकिन जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इसमें रेंट लिखोगे तो सिर्फ इसी साल का रेंट का खर्चा लिखोगे। क्लियर है? आगे चलेंगे। डेबिट साइड क्या क्या रिकॉर्ड करना है? एक्सपेंस और लॉस। और आपने पढ़ा है नॉमिनल का रूल ही है, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, यही है ना रूल? तो देख लो, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। पहले पॉइंट से क्लियर है। जब स्टार्ट में ही मेंशन हो गया कि एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल फॉलो होगा। एक्सपेंस लॉस डेबिट करोगे, इनकम गेन क्रेडिट करोगे। क्लियर है? जो भी सरप्लस और डेफिसिट यहां से निकलेगा, सरप्लस यानी प्रॉफिट की तरह है और डेफिसिट लॉसेस की तरह है। तो सरप्लस या डेफिसिट इसको आप कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल फंड में। कैपिटल नहीं बोलना है, कैपिटल फंड। क्यों? कैपिटल और कैपिटल फंड में क्या डिफरेंस है? कैपिटल कुछ इंडिविजुअल्स का लगाया हुआ होता है जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली, लेकिन कैपिटल फंड बहुत सारे लोग मिल करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं। वहां से वो कैपिटल रिटर्न नहीं लेंगे, एक बार लगा दिया तो लगा दिया, जो कंट्रीब्यूशन दे दिया तो दे दिया। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़ के नॉर्मली वो पैसा जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, फॉर्म करने के लिए एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा वो रिटर्न नॉर्मली नहीं लेते। बाकी तो डिपेंड करता है डीड वगैरह पे। आगे चलिए, किस बेसिस पे प्रिपेयर होगा? रिसीट पेमेंट किस बेसिस पे प्रिपेयर हो रहा है? दोनों में फर्क क्या है? रिसीट पेमेंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर हो रहा है, तो उसमें ये देखना नहीं है कि वो किस साल का पैसा मिला है या किस साल का पैसा पेड किए, इससे कोई मतलब उसको उसको मतलब है कि जिस ड्यूरेशन का हम बना रहे हैं उस ड्यूरेशन में पेमेंट हुआ है तो लिख लेंगे, उस ड्यूरेशन में मिला है पैसा, आया है पैसा तो लिख लेंगे। ये तरीका, ये कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? इसको कैश के स्टेटस से मतलब नहीं है। एक्रूअल बेसिस को कैश के स्टेटस से मतलब, इसको मतलब है उस ड्यूरेशन से जिस ड्यूरेशन का हम बना रहे हैं, उस ड्यूरेशन का अगर खर्चा है, उस ड्यूरेशन का अगर इनकम है, तो हमको लिखना ही लिखना है। फिर अगर वो खर्च पेड हो गया तब भी लिखाएगा, अगर उस ड्यूरेशन का कोई खर्च पेड नहीं हुआ तब भी लिखाएगा। जिसका एग्जाम्पल, एक खर्च का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए रेंट है 1000 पर मंथ, ठीक है, और रिसीट और पेमेंट में रेंट लिखा हुआ है बाई रेंट 1500, तो रिसीट पेमेंट में रेंट 1500 है, और आपको वहां पे पता है कि रेंट जो है वो 1000 रुपए है एक महीने का। तो अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाए और एक्सपेंडिचर साइड में रेंट को शो करें, तो कितना लिखेंगे? 15,000? 12,000। कितना लिखेंगे? 12,000। 12,000 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 15,000 जो पेड हुआ है, तीन अगले महीने का भी पेड हो गया है। और हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो जिस ईयर का बनाएंगे, जिस ड्यूरेशन का बनाएंगे, उसी ड्यूरेशन का खर्च और इनकम लेना है। ना तो पिछले साल का कोई खर्च आना चाहिए इसमें, ना पिछले साल का कोई इनकम आना चाहिए इसमें, ना ही नेक्स्ट ईयर का कोई खर्च और इनकम आना चाहिए। सीधी सी बात है, जिस ड्यूरेशन का बनेगा उसी ड्यूरेशन का खर्च और इनकम को आप स्टेटमेंट में शो करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अगर एक साल का पूरा रेंट बाकी भी रह जाए ना, तब भी आपको लिखना पड़ेगा टू रेंट 1000 इंटू 12, 12,000।
तो बाकी रह गया तो इसका अलग इम्पैक्ट क्या होगा आपको पता है? कोई भी खर्च बाकी रहता है तो क्या बनता है? आउटस्टैंडिंग लग जाता है उसके आगे, और ये बनता क्या है? खर्चा बाकी रह गया तो संपत्ति बनेगा। मतलब कि खर्च करते रहो उधारी में लेके। लाइबिलिटीज, तो आपको बताना है कि इसके अलावा एक और स्टेटमेंट हमको सीखना है। कौन सा स्टेटमेंट? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हेडिंग में ही लिखा रहता है लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। ये बात बताने का जरूरत है कहाँ पे जाएगा ये कर। तो अगर रेंट बाकी रह गया 12 महीने का तो वो कहाँ चला जाएगा फिर? बैलेंस शीट में किस साइड? लाइबिलिटी साइड। क्लियर? तो एक्रूवल बेसिस का मतलब समझ आ गया? जिस ड्यूरेशन का हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे उस ड्यूरेशन का ही खर्च और इनकम को इस स्टेटमेंट में लिखेंगे। पेमेंट के स्टेटस से कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। अगर उस ड्यूरेशन का पूरा खर्चा पेड हुआ तब भी वहां जाएगा, कोई अमाउंट नहीं पेड हुआ तब भी उस खर्च को हम लिखेंगे। अगर आपने 10 महीने का रेंट पेड कर दिया तो 2 महीने का जो नहीं पेड हुआ वो दोनों अमाउंट ऐड होकर के जाएगा। क्लियर है? आगे ये लास्ट पॉइंट था वो ये कि क्या सिर्फ हम इसमें ट्रेन लेट था या लेट आया हो? ट्रेन लेट था, फिर भी 2 मिनट खड़े रह के बैठ जाना, ठीक है? इसके अलावा इसमें नॉन कैश आइटम्स को शो करेंगे। क्या शो करेंगे? लेकिन किस नेचर का? किस नेचर का नॉन कैश आइटम? रेवेन्यू नेचर। नेचर से हटना नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में जाने के लिए रेवेन्यू नेचर होना कंडीशन है। अगर कोई खर्च इनकम रेवेन्यू नेचर का नहीं है तो इसमें नहीं जाएगा। अगर कोई खर्च और इनकम आपको दिख रहा है कि वो कैपिटल नेचर का है तो फिर वो बैलेंस शीट में शो होगा, यहाँ पे शो। ठीक है? तो नॉन कैश आइटम्स कौन सा है जो रेवेन्यू नेचर का है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया डेप्रिसिएशन, जैसे एग्जांपल हो गया बैड डेट। क्लियर है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कैश आइटम्स ऑफ रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट्स लिखा चुके कल। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये था फॉर्मेट, दिख रहा होगा फॉर्मेट में हमने क्या क्या लिखा है। खर्च को कौन से नेचर का? रेवेन्यू नेचर का, डेबिट साइड लिखा है, और नॉन कैश आइटम्स को डेबिट साइड लिखा है। नॉन कैश आइटम का 2 एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से क्रेडिट साइड रेवेन्यू इनकम लिखा गया है, जैसे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, और कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर बेचा है तो उसका प्रॉफिट वो क्रेडिट साइड जाएगा। इस एक लाइन के रूल्स को आपको ध्यान में रखना होगा जब कभी भी हम क्या बना रहे होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वी शुड कीप दीज 3 ग्रीन पॉइंट्स इन माइंड। अगर इन 3 पॉइंट्स को फॉलो कर लिए तो सही बने, और एक भी पॉइंट मिस हुआ तो दिक्कत है। कौन सा 3 पॉइंट है? एक है कि करंट ईयर का, इस ईयर का बना रहे हो, उसी साल के इनकम और खर्च को इसमें लिया जाए। क्लियर है? नंबर 2 पॉइंट किस नेचर का होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर पता है सबको, जो बार बार होगा वो रेवेन्यू नेचर है, जो कभी कभी होता है खर्च इनकम वो कैपिटल नेचर का होता है इन जनरल। बैठ जाओ। और लास्ट पॉइंट किस बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे? एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? एक्रूअल बेसिस का मतलब है खर्च और इनकम जिस, अगर एक्रूअल बेसिस पे एक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जिस ड्यूरेशन के लिए वो स्टेटमेंट बनाएंगे उस ड्यूरेशन का खर्च और इनकम उसमें लिखेंगे, चाहे वो खर्च इनकम पेड हुआ हो, तो खर्च पेड हुआ हो या ना हुआ हो तभी जाए। अगर उस ड्यूरेशन का है तो इनकम उस ड्यूरेशन का अगर है तो जाएगा, चाहे वो मिला हो या नहीं। एक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें लिखा हुआ है 8% इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में, तो साल के शुरू में एक इन्वेस्टमेंट करके रखा है आपने 8% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 1 लाख। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 12 लाख। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8%। इसका मतलब कि अगर एक साल इस पे गुजर जाए तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 8000 आएगा। अब कहीं पे पूरे रिसीट पेमेंट में कहीं पर इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं, कहीं पर नहीं। लेकिन हाँ आपने क्वेश्चन जब देखा है तो उसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में बाई 8% इन्वेस्टमेंट डेट के साथ लिखा है, और डेट भी स्टार्टिंग डेट दे दिया है कि साल के शुरू में ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। कितना किया था? 1 लाख रुपए। कितने परसेंट पे किया था? 8%। लेकिन उसके आगे कहीं पर भी रिसीट साइड में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना तो स्टूडेंट ना क्वेश्चन पूरा डील कर लेते हैं, पता चलता है कि 8000 से मकसद कम आ रहा है, परेशान कहाँ चला रहा है, कहाँ गया, कौन सा इंफॉर्मेशन छूटा? ये जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में आपने किया साल के शुरू में
8% इंटरेस्ट कमाने के लिए, तो वो इंटरेस्ट हुआ ना इनकम इस साल का, मिला नहीं है इसलिए रिसिप्ट पेमेंट में नहीं है। और नीचे एडजस्टमेंट में बोल नहीं रहा क्योंकि ऊपर में इंडिकेटेड है कि इन्वेस्टमेंट किया गया है 8% पे। तो आपको ऐसे ही अंदाजा लग गया कि एक साल में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000। नहीं मिला है इसलिए उसके आगे क्या लग जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये दो जगह जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो इनकम में चला गया बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। किस साइड, लायबिलिटी साइड। खर्च बाकी है कर्ज बनेगा, इनकम बाकी है तो कर्ज थोड़े बनेगा। कोई भी इनकम अगर ड्यूज है किसी के पास, आपका कोई इनकम है और किसी ने रखा हुआ है, तो कर्ज थोड़े अपने पास, तो मिलेगा, संपत्ति हो गया। क्लियर है। रट नहीं लेना कि आउटस्टैंडिंग का मतलब कर्जा होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यूज। अब लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मान लो एक्रूड वर्ड यूज ना करके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा, तो आपको अंदाजा लगना चाहिए ना कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम। और वो अगर बाकी रह गया तो ये क्या है, कर्ज, संपत्ति है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब तो है ड्यूज, आउटस्टैंडिंग का मतलब कर्ज थोड़े, आउटस्टैंडिंग सिंपली मींस ड्यूज। सब्सक्रिप्शन ड्यूज है, और सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। तो इनकम अगर बाकी है तो क्या बनेगा, वो संपत्ति। वही अगर खर्च बाकी रहेगा तो क्या बनेगा, कर्ज। ठीक है। तो ये वर्ड से डिसाइड नहीं कर लेना, रट लेना है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब उधार है, आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी है, और प्रीपेड का मतलब एसेट है। इसको बोलते हैं रटना। रटोगे तो दिक्कत होगा, क्लर्क से ज्यादा नहीं पढ़ पाओ। आगे देखो, क्वेश्चन सॉल्व करें इनकम एक्सपेंडिचर का, वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने होमवर्क में डील किया अभी, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे। वो में ड्रॉ कर लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फॉर्मेट में डेबिट साइड लिखिएगा एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड लिखिएगा इनकम। फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए सब लोग। देखो इस तरीके से क्लास में जब होमवर्क मिले जो कि आपके नोट्स में क्वेश्चन नहीं हो, एडिशनल क्वेश्चन लिखाया गया हो या भेजा गया हो, तो उसको अपने नोटबुक में जरूर से नोट कर लिया करें। ठीक है। मोबाइल तो अलाउड नहीं है। अब अगर वो क्वेश्चन ढूंढना रहेगा तो कहाँ से ढूंढोगे, जो लोग पीछे बैठते हैं उसको तो विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, तब कैसे करेंगे। इसलिए जो क्वेश्चन भेजा जाता हो वो एडिशनल क्वेश्चन है, आपके नोट्स में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेजा गया है, तो उसको जरूर से अपने स्टडी मैट में लिख लेना उस क्वेश्चन। नहीं तो फिर पता चला रिवीजन करते वक्त ढूंढते रहोगे क्वेश्चन का। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए सब लोग। एवरीवन ड्रॉ कर लिए। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो 3 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। कौन सा आइटम इसमें लिखा जाएगा, रेवेन्यू आइटम्स। किस बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे, एक्रुअल बेसिस पे। किस ड्यूरेशन का एक्सपेंस और इनकम लिखेंगे, करंट ईयर। दैट्स इट, ये 3 वर्ड ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और रेवेन्यू नेचर के आइटम में कैश आइटम भी आता है, नॉन कैश आइटम भी आता है। नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर है। अच्छा, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल डील किया था। जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे ना तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना, तो नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां से स्टार्ट हो। कह रहा है 3,000 रुपये खर्च बाकी है, क्या किस चीज का खर्चा बाकी है, रिपेयर का। और कह रहा है रिपेयर 4,600 पेड कर चुके हो। क्वेश्चन ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम क्या समझेंगे, करंट ईयर का है तो 4,600 रिपेयर पेड हो गया है।
और 3,000 का रिपेयर इस साल का है लेकिन पेड, तो अगर हमको एक्सपेंडिचर में दिखाना होगा रिपेयर तो कितना दिखाएंगे? 4,600 जो पेड हुआ वो भी जाएगा, 3,000 जो इस साल का पेड नहीं हुआ वो भी जाएगा, यानी टोटल कितना जाएगा? 7,600। तो डेबिट साइड में लिख लो 2 रिपेयर्स, 4,600 एड आउटस्टैंडिंग 3,000, टोटल कितना हो गया? 7,600। इसी तरीके का दूसरा खर्च जो बाकी है वो है सैलरीज। तो सैलरीज पेड कितना हुआ है? यहाँ रिसीट पेमेंट में सैलरी वेजेस दिया हुआ है 40,000, और बाकी कितना है? तो यहाँ पे खर्च साइड में लिख लेंगे 2 सैलरीज एंड वेजेस 40,500 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 ऐड होके हो गया 44,500। दोनों एडजस्टमेंट डील हो गया। दोनों दो खर्च ऐसा था जो करंट ईयर का है लेकिन पेड नहीं हुआ है, तो हमको तो पता है कि करंट ईयर का जो भी खर्चा होगा तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर है? दो एडजस्टमेंट हो गया, एवरीवन नोट कर लिए सब लोग? अब स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। एडजस्टमेंट डील कर लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो अब स्टार्ट से ऊपर से चेक करते चलेंगे एक एक पॉइंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड। किस साइड लिखे? किस साइड लिखे कैश इन हैंड? बोलो। हाँ, नहीं जाएगा? श्योर नहीं जाएगा? एसेट है ना ये? इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना है, एसेट थोड़े लिखना है। तो ये कैश इन हैंड ये यहाँ पे नहीं जाएगा। आगे आ जाइए, सब्सक्रिप्शन जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इन तीनों में कौन सा सब्सक्रिप्शन जाएगा बताओ? तीन सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, इन तीनों में कौन जाएगा? पहला वाला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? और हमको पता है कि जिस ईयर का बनाएंगे उसी ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन, ये जो सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर द करंट ईयर है ये जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? करंट ईयर का है, भले ही नहीं मिला हो अभी लेकिन है तो करंट ईयर का, और हमको पता ही है कि एक्रूवल बेसिस पे हम लोग बनाते हैं इसको, इस स्टेटमेंट को। तो ये अमाउंट 6,000 का जाएगा, और सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का मिला है 27,000 ये जाएगा। ये दोनों अमाउंट मिला के लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे 27,000 इनर कॉलम में, और फिर करेंगे ऐड एक्रूड। कितना अमाउंट एक्रूड है? 6,000। 27 और 6 कितना हो गया? 33,000। सब्सक्रिप्शन का 33,000 रुपया इनकम में लिखेंगे करंट ईयर। फर्क पता चला? रिसीट पेमेंट में और इनकम एक्सपेंडिचर में दोनों में डिफरेंट अमाउंट किया ना, क्योंकि वो कैश बेसिस पे बनता है और ये एक्रूवल बेसिस पे करंट ड्यूरेशन का इनकम और एक्सपेंड लिखते हैं। क्लियर है? अगला टर्म दिया हुआ रेंट ऑफ हॉल, इनकम है ना, लिख लीजिए इनकम साइड बाई रेंट ऑफ हॉल 5,000। receipts from sports room by receipts from sports room, कितना अमाउंट? 20,000। फिर receipts from canteen, ये भी इनकम है, by receipts from canteen कितना अमाउंट? 29,000। सारे इनकम को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, इनकम साइड लिख लिया।
कोई दिक्कत? मान लो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इसमें एक टर्म और आ जाता, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर चीफ मिनिस्टर्स पार्टी। किधर लिखते हैं? क्वेश्चन पहले समझ लो, लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर चीफ मिनिस्टर्स पार्टी। कैपिटल नहीं लिखा है, कैपिटल ये नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का था। सब्सक्रिप्शन है इनकम, लेकिन ये स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, खास पर्पस के लिए मिलता है। अब चीफ मिनिस्टर साहब हर बार तो आएंगे नहीं, इस बार आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, उसके लिए अलग से चंदा हो रहा है, क्लियर है? तो समझना है। अब उसी तरीके से क्वेश्चन में रहता डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जाता क्या है यहाँ पे? तो समझ में आ रहा ना कैसे फिल्टर करेंगे टर्म को, कि कौन सा टर्म जाएगा, कौन सा टर्म रेवेन्यू नेचर है तो जाएगा, कैपिटल नेचर का आइटम है तो क्लियर है। आगे चलो, पेमेंट साइड में सैलरीज और वेजेस लिख चुके ना, जो खर्च लिख चुके हो दोबारा मत लिख देना, ये नहीं कि एडजस्टमेंट करके लिखा और फिर लिख दिया टू सैलरीज एंड वेजेस 40-5। एक बार जो टर्म ट्रीट कर लिए दोबारा ट्रीट नहीं होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खर्चा है ये, कितना अमाउंट? 3,300। सप्लाईज फॉर कैंटीन, ये भी खर्चा है, जाएगा टू सप्लाईज फॉर कैंटीन, कितना अमाउंट है? 19,000 जाएगा। फिर है फ्यूल एंड गैस, कितना अमाउंट है? 15,600। रिपेयर्स तो लिख चुके हो, दोबारा नहीं लिखना। टू रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, कितना अमाउंट? 4,000। ये हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाले सारे टर्म्स। अब बैलेंस कर लीजिए। क्रेडिट टोटल निकाल लो, डेबिट टोटल निकाल लो। क्रेडिट टोटल कितना आएगा? क्रेडिट साइड 5 से 8, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा 94,000। यस 94,000। और क्रेडिट साइड का आ रहा है कितना? 37,000, यानी 7,000 का डेफिसिट। ज्यादा किस साइड है? डेबिट टोटल ज्यादा है ना, डेबिट टोटल है 94,000 और क्रेडिट टोटल 87,000 ही है, 7,000 कम है तो 7,000 लिख देंगे। अभी फ्रीडम है एक साथ बैठने का, ध्यान देना है। बाकी सीट अरेंजमेंट तो मिलेगा तो पता चल ही जाएगा कहाँ कहाँ बैठोगे। बाई डेफिसिट ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, 7,000 का डेफिसिट बनेगा ये स्टेटमेंट। अब किसी का कोई डाउट इस टर्म के ट्रीटमेंट में? कोई डाउट अगर है तो क्लियर करिए, कोई रूल्स अगर क्लियर नहीं हुआ है तो पूछ लीजिए, अभी टाइम है। सरप्लस निकलता तब लिखते डेबिट साइड में टू सरप्लस, ब्रैकेट में लिखते एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
तो देखिए सही कह रहे बहुत सारे क्वेश्चन कभी और आएंगे। पिछले 3 क्लास में आप लोगों ने लगता है 3 क्वेश्चन डील किया है रिसीट पेमेंट का, जिसमें ऊपर में ये भी मेंशन था कि इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है, तो वो क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। एक होमवर्क में रहेगा, एक कल क्लास में हम लोग डील करेंगे। बाकी जो लोग आगे पहले से बना के रखोगे तो बैठे रहो। यही कहा नोट हो गया सबका एवरीवन? होमवर्क देख ले, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन मैथ का। देखो उसमें बी पॉइंट में लिखा हुआ था ना, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्या लिखा हुआ? रिसीट पेमेंट तो बना चुके, उसका इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। उसमें कोई टर्म अगर पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। इनकम एक्सपेंडिचर का कोई टर्म अभी पूछना है तो पूछ सकते हो, नोट टाइम। जब तक हम ये ना बोले कि आज के लिए तो नहीं, तब तक आगे नहीं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 ये है होमवर्क में। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इसमें कोई टर्म जानना हो तो जान सकते हैं। हाँ, क्लास में कौन सा क्वेश्चन आएगा कल पता चले। ठीक है, हो सकता है कोई नया क्वेश्चन है पॉसिबल। अभी तक रिसीट पेमेंट का जितना क्वेश्चन बनाया हो ना, उसमें जिसमें भी लिखा हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना, वो सब है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टर्म जिसके बारे में जानना है। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? शुरू से कि नीचे से? एडजस्टमेंट से करना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से पहले ट्रीट करना है, और जिन जिन खर्च को ट्रीट कर लोगे दोबारा उसको ट्रीट बन जाएगा। जल्दी चलिए आज के लिए कहीं